नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। युद्ध शास्त्र की सबसे मशहूर किताब द आर्ट ऑफ वॉर में एक मंत्र लिखा है कि असली जंग में जीत मिलने में जितनी देरी होती है, सैनिकों के हथियार उतने ही सुस्त होते जाते हैं। लंबा युद्ध अक्सर बेनतीजा ही होता है, जिससे किसी देश को कोई फायदा नहीं होता। यूक्रेन में ऐसा ही हो रहा है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने जब यूक्रेन पर हमले को स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कहा था, तो माना जा रहा था कि यूक्रेन 4 दिन में पस्त हो जाएगा। डॉनबास का हाल भी क्रीमिया जैसा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। रूस ने यूक्रेन पर हमले को युद्ध क्यों नहीं माना? इससे पहले मिलिट्री ऑपरेशन या मिलिट्री एक्शन के नाम पर जो अघोषित युद्ध हुए, उनका नतीजा क्या निकला? इतिहास के पन्नों से यूक्रेन युद्ध के भविष्य की झलक दिखाने के लिए हमने बनाई है ये स्पेशल टेली सीरीज 500 डेज वॉर ऑफ वेस्ट, जिसके पहले एपिसोड में देखिए जंग में फंसे यूक्रेन का हाल, दलदल, रोड ब्लॉक टू रेमेडीज। चौबीस फरवरी 2022, क्रेमलिन, मॉस्को, रूस। यूक्रेन पर जंग के जो बादल 4-5 महीनों से छाए हुए थे, रूस की सेना यूक्रेन बॉर्डर पर डॉनबास, ब्लैक सी और बेलारूस 3 तरफ से लगातार युद्धाभ्यास कर रही थी। उस दिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आदेश पर यूक्रेन में रूस की बारूदी वर्षा का आरंभ हो गया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन पर हमले को युद्ध का नाम नहीं दिया। उनके लिए ये स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन था, जो डॉनबास यानी डोनेस्क और लुहांस्क में रूसी मूल के लोगों को यूक्रेन के अत्याचार से बचाने के लिए शुरू किया गया था। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की मान चुके थे कि ये ऑपरेशन यूक्रेन के अंत की शुरुआत है। वो पहले ही दिन शहीद के मुद्रा में आ चुके थे। रूस के स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन में 2 लाख सैनिक शामिल थे। सुखोई और ट्यूपोलोव जैसे घातक लड़ाकू विमानों से रूस की वायुसेना हमले कर रही थी, तो रूस की नौसेना ब्लैक सी से मिसाइलें बरसा रही थी। यूक्रेन बॉर्डर पार करके रूसी टैंकों का काफिला कीव को घेर चुका था। यूक्रेन क्या, पूरी दुनिया को लग रहा था कि 4 दिन या ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते में कीव पस्त हो जाएगा। लेकिन 1 हफ्ते बीत गए, फिर महीना बीता, साल बीता, लेकिन यूक्रेन में पुतिन के स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का अंत नहीं हुआ। जो यूक्रेन हमले की शुरुआत में कलप रहा था, उसके तेवर हर दिन के साथ बदलते गए। यूक्रेन पर रूस के हमले के 500 दिन बाद 8 जुलाई 2023, जो ज़ेलेंस्की 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन की रक्षा कर पाने में भी खुद को असहाय पा रहे थे, वो रूस को हराने का दम भरने लगे। ये उलटफेर कैसे हुआ, ये समझने के लिए आपको रूस के हमले के पहले दिन की एक घटना याद दिलाते हैं। 24 फरवरी 2022, स्नेक आइलैंड, ब्लैक सी, यूक्रेन। समय शाम 6 बजे। स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के पहले दिन रूसी नौसेना के एक जहाज ने ब्लैक सी में यूक्रेन के स्नेक आइलैंड पर हमला किया। 1 वर्ग किलोमीटर से भी कम क्षेत्रफल वाले इस टापू पर तैनात यूक्रेन के सैनिकों ने रूसी नौसेना से सरेंडर करने को कहा, तो जवाब में रोमन ह्रिबोव नाम के यूक्रेनी सैनिक ने गाली देते हुए कहा, रूसी युद्धपोत भाड़ में जाओ। ये ऑडियो पूरी दुनिया में सोशल मीडिया के जरिए वायरल हुआ और हताश, हारे हुए यूक्रेन के लोगों में अचानक जोश भर गया। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि अगर ऐसा ही जज्बा यूक्रेन का हर नागरिक दिखाए तो रूस की सेना से लड़ा जा सकता है। युद्ध के शुरुआती महीने में अमेरिका और पश्चिमी देश यूक्रेन को हथियार देने से हिचक रहे थे। उनका पूरा जोर सिर्फ
रूस पर आर्थिक पाबंदी लगाने पर ही था। लेकिन जब यूक्रेन ने अपने हौसले के दम पर रूस की सेना को महीने भर झेल लिया, तो उसके लिए अमेरिका और नेटो के सदस्य देशों ने अपने हथियारों के गोदाम खोल दिए। यूक्रेन में वॉर गेम यहीं से बदलना शुरू हुआ। 16 अप्रैल 2022, कीव, यूक्रेन। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने अपनी जमीन पर कोई जंग नहीं लड़ी, लेकिन दुनिया में जहां भी सैन्य टकराव हुआ वहां अमेरिका ने अपनी टांग जरूर अड़ाई। अमेरिका भी युद्ध को मिलिट्री एक्शन या स्पेशल ऑपरेशन ही बताता रहा। यह सिलसिला 1950 में कोरियन वॉर से शुरू हुआ। 3 साल में पूरी ताकत झोंकने के बाद भी अमेरिका जो चाहता था वो नहीं हुआ। एक अंतहीन युद्ध से बाहर निकलने के लिए अमेरिका ने जो दांव चला, उसी पर देखिए हमारी टेली सीरीज का यह एपिसोड, मूला, द लिंगरिंग फ्लेम्स। पच्चीस जून 1950, ओंगजिन, येलो सी, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया बॉर्डर। समय सुबह 4 बजे। उस दिन वो हुआ जिसकी कल्पना तक अमेरिका ने नहीं की थी। उत्तर कोरिया के कम्युनिस्ट तानाशाह किम इल सुंग के हुक्म पर उत्तर कोरिया की सेना ने दक्षिण कोरिया पर हमला बोल दिया। तानाशाह इल सुंग की मदद के लिए कम्युनिस्ट चीन के नेता माओ त्से तुंग ने लाखों सैनिक उत्तर कोरिया भेज दिए। सोवियत संघ के नेता जोसेफ स्टालिन ने किम इल सुंग को हमले की परमिशन के साथ सोवियत संघ के हथियार भी दिए। अब दक्षिण कोरिया को बचाने का दारोमदार अमेरिका पर था, जो इस हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। 5 साल पहले ही जापान को अपने एटम बम से तबाह करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमन कोरिया की जंग में सीधे नहीं कूद सकते थे, क्योंकि ऐसा करते ही उत्तर और दक्षिण कोरिया की जंग अमेरिका और सोवियत संघ की सीधी टक्कर में तब्दील हो जाती। राष्ट्रपति ट्रूमन की बेबसी उनके भाषण में सुनाई दी। 27 जून 1950, दक्षिण कोरिया पर हमले के 2 दिन बाद वॉशिंगटन डीसी। राष्ट्रपति ट्रूमन भयानक दुविधा में थे। वो ना तो दक्षिण कोरिया को उसके हाल पर छोड़ सकते थे, ना ही युद्ध में सीधे कूदने की हालत में थे। लिहाजा अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र को ढाल की तरह इस्तेमाल किया। उसने संयुक्त राष्ट्र से प्रस्ताव पारित करवाया कि अमेरिका की अगुवाई में जो गठबंधन सेना जापान में तैनात है, वही दक्षिण कोरिया की मदद करेगी। राष्ट्रपति ट्रूमन ने अमेरिकी संसद से मंजूरी लेते समय भी ये साफ किया कि जंग अमेरिका की नहीं है, बल्कि अमेरिका सिर्फ दक्षिण कोरिया की सैन्य सहायता करने जा रहा है। राष्ट्रपति ट्रूमन ने जापान में तैनात एलाइड पावर्स के सुप्रीम कमांडर डगलस मैकार्थर को दक्षिण कोरिया की मदद करने का आदेश दिया। मैकार्थर अमेरिकी सेना के ही जनरल थे। कोरियाई युद्ध में एलाइड पावर्स को आगे करके अमेरिका की पिछले दरवाजे से एंट्री हो गई। उत्तर कोरिया ने जब दक्षिण कोरिया पर हमला किया, तब मामला एक तरफा दिख रहा था। उत्तर कोरिया के पास अपने, चीन और सोवियत संघ को मिलाकर 17 लाख से ज्यादा सैनिक थे। सोवियत संघ के T-35 टैंकों और दूसरे हथियारों की ताकत भी उत्तर कोरिया के पास थी। दक्षिण कोरिया पूरी तरह बदहवास था। सोवियत संघ के MiG-15 विमानों का कोई तोड़ था नहीं। लिहाजा अमेरिका ने मनोवैज्ञानिक युद्ध छेड़ दिया, जिसका कोड नेम था ऑपरेशन मूला। 1 अप्रैल 1953, टोक्यो, जापान। एक खास रणनीति के तहत अमेरिकी वायुसेना ने उत्तर कोरिया में पैम्फलेट्स फेंकने शुरू किए, जिसमें पेशकश की गई थी कि उत्तर कोरिया का जो फाइटर पायलट MiG-21 लेकर आएगा, उसे अमेरिका में शरण और $1 लाख इनाम दिया जाएगा। उस वक्त उत्तर कोरिया के बहुत से पायलट सोवियत संघ के MiG-15 विमान उड़ा रहे थे। अमेरिकी वायुसेना का यह दांव धीरे धीरे असर दिखाने लगा। उत्तर कोरिया में अमेरिका की पेशकश की चर्चा शुरू हुई, तो सोवियत संघ ने अपने MiG-15 विमानों को उत्तर कोरिया से वापस बुलाने का फैसला किया।
अमेरिकी वायुसेना के ऐतिहासिक दस्तावेजों के मुताबिक 27 अप्रैल 1953 के बाद उत्तर कोरिया से सोवियत संघ के मिग-15 विमानों का हमला बंद हो गया। यूएस एयरफोर्स के कंट्रोल रूम में मिग-15 की जो भी हलचल रिकॉर्ड हो रही थी, वो सब सोवियत संघ के अपने एयरबेस से ही उड़ान भर रहे थे। मई 1953 में अचानक बाजी पलटने लगी। 8 मई से 31 मई के बीच सोवियत संघ के 56 मिग-15 फाइटर प्लेन कोरिया वॉर में मार गिराए गए, जबकि अमेरिका का सिर्फ एक लड़ाकू विमान ध्वस्त हुआ। इसे अमेरिका के ऑपरेशन मूला की कामयाबी माना गया। उत्तर कोरिया को भी समझ में आने लगा कि दक्षिण कोरिया पर कब्जा करने का सपना पूरा नहीं हो सकता। अमेरिका तो पहले ही बेचैन था कि ये जंग जल्द से जल्द खत्म हो। 27 जुलाई 1953 पैनमुंजोम, दक्षिण कोरिया। लड़ते लड़ते थक चुके उत्तर कोरिया के तानाशाह किम इल सुंग ने 3 साल 1 महीना और 2 दिन बाद साउथ कोरिया के साथ युद्ध विराम समझौता कर लिया। साल 1953 में अमेरिका ने अघोषित तौर पर कोई युद्ध नहीं लड़ा था, इसलिए अमेरिका के दांवपेच से जो युद्ध विराम हुआ वो भी पक्का नहीं था। उत्तर कोरिया ने साफ कर दिया कि वो दक्षिण कोरिया पर हमला नहीं करने की गारंटी नहीं देगा। आज भी दक्षिण कोरिया पर उत्तर कोरिया के संभावित हमले की तलवार लटकी हुई है। अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन की रणनीति कोरिया वॉर में फेल हो गई, लेकिन उनकी बनाई विदेश नीति नहीं बदली। ये राष्ट्रपति ट्रूमैन की ही विदेश नीति थी कि जहां भी कम्युनिज्म और तानाशाही होगी, वहां अमेरिका लोकतंत्र बहाल करने के लिए कुछ भी करेगा। सोवियत संघ के साथ कोल्ड वॉर की वजह अमेरिका की यही नीति थी। दक्षिण कोरिया में अमेरिका का सैन्य दखल भी ट्रूमैन डॉक्ट्रिन का नतीजा था। लेकिन कोरियन वॉर में फजीहत के बाद भी अमेरिका ने कोई सबक नहीं सीखा। अमेरिका की सैन्य ताकत पर सबसे बड़ा दाग देखिए टेली सीरीज का ये एपिसोड, टाइगर एन एपिक एस्केप। 4 अगस्त 1964, अमेरिकी संसद, वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन उस दिन अमेरिका के सांसदों से मुखातिब थे। उन्होंने बताया कि वियतनाम के पास प्रशांत महासागर में टॉनकिन की खाड़ी के पास अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत पर हमला हुआ है। हमला उत्तरी वियतनाम के कम्युनिस्ट लड़ाकों ने किया है, जिनसे निपटने के लिए राष्ट्रपति जॉनसन अमेरिकी संसद से मंजूरी चाहते हैं। मामला अमेरिका की सुरक्षा से जुड़ा था, लिहाजा उसी दिन राष्ट्रपति जॉनसन ने उत्तरी वियतनाम के खिलाफ अमेरिकी सेना के स्पेशल ऑपरेशन का ऐलान भी कर दिया। राष्ट्रपति जॉनसन टॉनकिन की खाड़ी में अमेरिकी युद्धपोत पर जिस हमले का वास्ता दे रहे थे, उसकी सच्चाई आपको आगे दिखाएंगे। जिस वक्त अमेरिकी युद्धपोत पर कथित हमला हुआ, तब वियतनाम 2 हिस्सों में बटा था। साउथ वियतनाम, जहां अमेरिका के समर्थन वाली लोकतांत्रिक सरकार थी, और नॉर्थ वियतनाम, जहां सोवियत संघ और चीन के समर्थन वाली कम्युनिस्ट सत्ता थी। कम्युनिज्म और डेमोक्रेसी के नाम पर दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी और पश्चिम जर्मनी, उत्तर और दक्षिण कोरिया, उत्तर और दक्षिण वियतनाम, इन 3 मोर्चों पर अमेरिका और सोवियत संघ में अघोषित युद्ध जारी था। उत्तरी वियतनाम के खिलाफ भी अमेरिका ने सीधी जंग का ऐलान नहीं किया, बल्कि राष्ट्रपति जॉनसन ने यही दावा किया कि अमेरिका अपने मित्र देश साउथ वियतनाम की सैन्य सहायता कर रहा है। ऐसा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि साउथ वियतनाम में 1962 से ही अमेरिकी सेना का मिलिट्री असिस्टेंस कमांड काम कर रहा है और वहां तैनात सैनिकों पर भी खतरा बढ़ गया है। उस वक्त अमेरिका में किसी को अंदाजा नहीं था कि वियतनाम का युद्ध अमेरिकी सेना को कितना महंगा पड़ने वाला है। 6-7 फरवरी 1965, प्लेकू, साउथ वियतनाम। समय आधी रात, लगभग 1:30 बजे। दक्षिण वियतनाम में अमेरिकी सेना के बेस कैंप होलोवे पर आधी रात को गोरिल्ला अटैक हुआ। इस कैंप में
अमेरिकी सेना के अटैक हेलीकॉप्टर्स का बेस था। अमेरिकी सेना को संभलने तक का मौका नहीं मिला। नॉर्थ वियतनाम के सैनिकों ने अमेरिका के 25 एयरक्राफ्ट बर्बाद कर दिए। वियतनाम में अमेरिका का अघोषित युद्ध अब आर पार की लड़ाई में तब्दील हो चुका था। अमेरिका के पास आधुनिक हथियारों का जखीरा था। सबसे उम्दा लड़ाकू विमानों की फ्लीट भी अमेरिका ने वियतनाम में उतार दी थी। कैंप होलोवे पर घातक हमले के बाद अमेरिका ने वियतनाम में अपने सैनिकों की संख्या भी तेजी से बढ़ानी शुरू कर दी। लेकिन नॉर्थ वियतनाम की सेना के छापामार युद्ध का अमेरिका के पास कोई जवाब नहीं था। वियतनाम युद्ध अमेरिकी सैनिकों का डेथ जोन बनता चला गया। 3 अप्रैल 1965 दक्षिण पूर्व लाओस। वियतनाम में कम्युनिस्ट बनाम लोकतंत्र की लड़ाई का विस्तार लाओस और कंबोडिया तक पहले ही हो चुका था। जमीन पर उतरकर नॉर्थ वियतनाम के सैनिकों का मुकाबला करना अमेरिका पर भारी पड़ा, तो राष्ट्रपति जॉनसन ने अमेरिकी वायुसेना को कहर बरपाने का आदेश दिया और फिर शुरू हुआ यूएस एयरफोर्स का ऑपरेशन स्टील टाइगर। लेकिन इससे भी हासिल कुछ नहीं हुआ। ऑपरेशन स्टील टाइगर में अमेरिका के 132 लड़ाकू विमान और अटैक हेलीकॉप्टर बर्बाद हो गए। आखिरकार 15 जनवरी 1973 को अमेरिका ने वियतनाम में अपना सैन्य अभियान बंद करने का ऐलान किया और उसी दिन नॉर्थ और साउथ वियतनाम के बीच भी युद्ध विराम हो गया। वियतनाम युद्ध में अमेरिका के एक्टिव होते समय अमेरिका के रक्षा मंत्री रॉबर्ट मैकनमारा थे, जिन्होंने वियतनाम में राष्ट्रपति जॉनसन की रणनीति और उनकी मंशा पर सवाल उठाते हुए खुलासा किया कि जिस घटना का हवाला देकर अमेरिका ने वियतनाम में अपनी सेना उतारी थी, वैसी कोई घटना हुई ही नहीं थी। वियतनाम के पास टॉनकिन की खाड़ी में 4 अगस्त 1964 को अमेरिका के युद्धपोत पर हमले की बात सरासर झूठ थी।